क्वेश्चन ये है कि पार्ट 1 में ये फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम के बाद ब्लॉक ए और ब्लॉक बी कोलाइड करेंगे। पार्ट 2 में हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और ये गिवन है कि ब्लॉक सी रेस्ट में है, ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन 0 है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच इनिशियल सेपरेशन 3 मीटर के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे और फिर दोनों ब्लॉक पर S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करेंगे और वहाँ से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद दोनों ब्लॉक कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर स्लिपिंग हो रही है और कहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोनों ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ ब्लॉक सी पे अप्लाई हो रहा है। ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों फ्रिक्शन की वजह से मूव करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले दोनों ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉक ए पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होगा। तो मान लेते हैं कि ब्लॉक ए पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो एफ ए के इक्वल है एंड दिस इज इक्वल टू म्यू एम जी। म्यू बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू 0.3, मास इज 2 kg and g is equal to 10. So this is the maximum force which can be applied on block A. ठीक है, so this implies that maximum acceleration of block A, that is AA max, is equal to maximum force on block A divided by mass of block A, and this is equal to 0.3 into 10, that is 3 meter per second square. ठीक है, and this is with respect to ground. ठीक है, क्योंकि जो फोर्स है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, तो इस वजह से ये जो एक्सेलरेशन होगा वो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। नेक्स्ट, ब्लॉक बी का भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉक बी पर जो मैक्सिमम फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल है एंड दिस इज म्यू इंटू एम इंटू जी। सो दिस इम्प्लाई दैट maximum acceleration of block B, that is AB max, is equal to maximum force on block B divided by mass of block B, and this is equal to 0.1 into 10, that is 1 meter per second square. ठीक है, and again this is with respect to ground. ठीक है, लेकिन ये दोनों एक्सेलरेशन ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। दीज आर नॉट द एक्चुअल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम ये ज्यूम करते हैं कि ब्लॉक के बीच स्लिपिंग नहीं हो रही है, मतलब तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन इक्वल है और हम सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। So if there is no slipping between blocks, acceleration of all the 3 blocks will be equal and we have common acceleration of the system, that is A common equal to net force on the system divided by total mass of the system. Ground smooth है तो सिस्टम पर जो नेट फोर्स है वो 50 न्यूटन के इक्वल है। सो दिस इज नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, दैट इज 13 kg। ठीक है,
सो 15/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इफ देयर इज नो स्लिपिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 15/13 1 से ग्रेटर है। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ब्लॉक बी इस एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लॉक बी का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल है। मतलब ब्लॉक बी और ब्लॉक सी के बीच स्लिपिंग होगी, ये कंफर्म है। नेक्स्ट, दिस वैल्यू इज लेस देन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कंफर्म है कि ब्लॉक ए इस एक्सेलरेशन से मूव कर सकता है। मतलब ब्लॉक ए और ब्लॉक सी के बीच स्लिपिंग नहीं होगी, ब्लॉक ए और ब्लॉक सी दोनों कंबाइन मूव करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उस पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे और वहाँ से ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर ब्लॉक ए और ब्लॉक सी दोनों का कंबाइन फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और दोनों का कंबाइन एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। दिस इज ब्लॉक बी, मास 1 kg। तो यहाँ पर स्लिपिंग हो रही है, तो ये कन्फर्म है कि ब्लॉक सी ब्लॉक बी पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन अप्लाई करेगा, दैट इज म्यू इंटू m इंटू जी, दिस इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ठीक है, और मान लेते हैं कि ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन इस तरफ E2 के इक्वल है। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट A2 is equal to force by mass, that is 1 meter per second square, and this is the actual acceleration of block B with respect to ground. This is with respect to ground. ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक ए और ब्लॉक सी का कंबाइन फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दिस इज ब्लॉक ए, मास 2 kg, एंड दिस इज ब्लॉक सी, मास 10 kg। ठीक है, ग्राउंड स्मूथ है, तो ग्राउंड ब्लॉक सी पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। ब्लॉक सी पर हॉरिजॉन्टल फोर्स 15 न्यूटन के इक्वल है। अगेन ब्लॉक बी ब्लॉक सी पर इस तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन अप्लाई करेगा, 1 न्यूटन, एंड दीज टू फोर्सेस आर एक्सल रिएक्शन पेयर। ठीक है, और मान लेते हैं कि सिस्टम का एक्सेलरेशन इस तरफ A1 के इक्वल है। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट A1 इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। तो उस तरफ नेट फोर्स 15 - 1 दैट इज 14 न्यूटन के इक्वल है, एंड टोटल मास इज 12 kg, 12, एंड दिस इज इक्वल टू 7/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज अगेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो अब हमारे पास ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है और दोनों ब्लॉक के बीच इनिशियल सेपरेशन 3 मीटर के इक्वल है। तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों ब्लॉक में कब कोलिजन होगा, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन ब्लॉक बी से ज़्यादा है, तो ये कन्फर्म है कि दोनों ब्लॉक में कोलिजन होगा। ठीक है, दिस इज
ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी, ठीक है। दोनों ब्लॉक के बीच सेपरेशन 3 मीटर के इक्वल है, ठीक है। अगेन ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन इस तरफ 7/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन इस तरफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि दोनों ब्लॉक इस पॉइंट पर कोलाइड करते हैं, ठीक है। सो दिस इज सिचुएशन एट t इक्वल टू 0। इनिशियली ब्लॉक ए यहाँ पर है और ब्लॉक बी यहाँ पर है, दोनों के बीच सेपरेशन 3 मीटर के इक्वल है, ठीक है। और t टाइम के बाद t इक्वल टू t सेकेंड, t टाइम के बाद दोनों ब्लॉक इस पॉइंट पर कोलाइड करते हैं। मतलब t टाइम के बाद ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों इसी पोजीशन पर होंगे। और मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो s के इक्वल है, ठीक है। सो लेट अस अप्लाई s इक्वल टू ut प्लस हाफ it स्क्वायर फॉर ब्लॉक बी। सो वी हैव s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी इक्वल टू 0, हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इज इक्वल टू 1 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अगेन ब्लॉक ए के लिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ it स्क्वायर अप्लाई करते हैं। तो टी टाइम में ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक है, दैट इज 3 प्लस s। सो वी हैव 3 प्लस s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज 7/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट, तो इस इक्वेशन को इसमें से माइनस करते हैं तो हो जाएगा 3 इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर कॉमन और ये हो गया 7/6 माइनस 1 दैट इज 1/6 and this imply that t square is equal to 36, so t is equal to 6 second। और आंसर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम रिलेटिव मोशन को यूज करके भी डायरेक्टली t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स F का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और ये गिवन है कि ब्लॉक सी रेस्ट में है, ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन 0 है। तो हम देख सकते हैं कि सिस्टम में सिंगल स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन T के इक्वल है। तो यहाँ पर ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन 0 है, सो वी हैव T प्लस T दैट इज 2T इक्वल टू mg, ठीक है। वी हैव
2t equal to mg. So this imply that t is equal to mg by 2. तो कंफर्म हो गया कि स्ट्रिंग में टेंशन mg by 2 के इक्वल होगा। तो हम देख सकते हैं कि ब्लॉक बी पर अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ब्लॉक बी का वेट दोनों डायरेक्शन में mg के इक्वल है। दिस इज ब्लॉक बी, इसका वेट दोनों डायरेक्शन में mg एक्ट कर रहा है और स्ट्रिंग इस पर टोटल टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में mg by 2 प्लस mg by 2 प्लस mg by 2 प्लस mg by 2, दैट इज 4 mg by 2 अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ब्लॉक बी पर अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्ट कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में a2 के इक्वल है। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट a2 इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 2mg. सो वी हैव 2mg minus mg divided by mass of block B, that is m. So this is equal to g. मतलब ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन a2 अपवर्ड डायरेक्शन में g के इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन a1 के इक्वल है टुवार्ड्स राइट। ठीक है, तो ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में a2 है और ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन टुवार्ड्स राइट a1 है। सो वी हैव 4a2 इक्वल टू a1। दिस इज बाई कांस्टेंट इक्वेशन। इसको हम देख सकते हैं कि ब्लॉक बी अगर अपवर्ड डायरेक्शन में x डिस्टेंस मूव करता है तो ये जो चारों स्ट्रिंग है उसका लेंथ x से डिक्रीज करेगा और स्ट्रिंग का जो ये वाला पार्ट है उसका लेंथ 4x से इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक सी रेस्ट में है। स्ट्रिंग का ये जो पार्ट है इसके लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ब्लॉक बी जब ऊपर जाएगा तो इन चारों स्ट्रिंग पार्ट में लेंथ चेंज होगा और उधर वाला जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ इंक्रीज करेगा। तो ये कंफर्म है कि अगर ब्लॉक बी अपवर्ड डायरेक्शन में x डिस्टेंस मूव करता है तो ब्लॉक ए टुवार्ड्स राइट 4x डिस्टेंस मूव करेगा। सो वी हैव a1 इक्वल टू 4a2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ब्लॉक ए पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। दिस इज ब्लॉक ए, मास m, इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F फोर्स अप्लाई हो रहा है और ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन a1 4a2 के इक्वल है एंड a2 इज इक्वल टू g। मतलब ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन 4g के इक्वल है। ठीक है, ग्राउंड ब्लॉक ए पर अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू mg अप्लाई करेगा। अगेन स्ट्रिंग में टेंशन mg by 2 के इक्वल है, तो स्ट्रिंग अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स mg by 2 अप्लाई करेगा। ठीक है, सो वी हैव F माइनस mg by 2 माइनस mg by 2, दैट इज mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 4g।
So this implies that F is equal to 5 mg। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।